हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉप 20 सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर में एक भी सब्जेक्ट का टॉप 20 देखा होगा तो उनको पता होगा कि हाउ मच, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसके जवाब एक शब्द में आप ये नहीं कर सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना है कि आपके एग्जाम में ये टॉप 20 सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली, जिस भी सब्जेक्ट का आप टॉप 20 सीरीज को कंप्लीट करते हो, आपके पेपर का लगभग 80% मिनिमम 80% क्वेश्चन यहीं से आएगा, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव हो। हाँ, इस बार एक अलग एडवांटेज है कि आपको क्रैश कोर्स में टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, तो वो बेसिकली आपका रिवीजन सेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टॉप 20 में से ही वो भी 50 बनेगा, तो घबराना नहीं है। अलग से एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि मैं यही टॉप 20 सीरीज के दौरान आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, पूछे जा चुके हैं और इस बार पूछे जाने वाले हैं। यानी कि मेरा टॉप 20 सीरीज वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। यहां पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सबकी तैयारी होगी, लेकिन मुख्यतः हमारा पैटर्न होगा लॉन्ग क्वेश्चन। यहां टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है, फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। तो पूरी एनर्जी के साथ कंटिन्यू कंप्लीट देखिएगा। जिस एनर्जी के साथ आप ये पहली क्लास को देख रहे हो, बस आप इसका 50% भी एनर्जी अगर लास्ट क्लास तक मेंटेन कर लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, लास्ट जाते थे थक जाते हैं। नहीं, थकना हारना नहीं है, है ना, याद रखना है। थकेंगे फिर उठेंगे फिर पढ़ेंगे, ये वाला सिचुएशन रखना होगा, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो बाकी अभी सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से सवाल आते हैं। ठीक है, फिर पहले क्वेश्चन पर अपना रुख अपनाएंगे, लेकिन पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी सवाल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आए हुए हैं, शॉर्ट भी आए हुए हैं, लॉन्ग भी आए हुए हैं। ठीक है, हाँ। क्या होता है फार्माकोलॉजी? डिफाइन फार्माकोलॉजी, इस तरीके से छोटा क्वेश्चन आ जाए। मैंने बताया ना, ये टॉप 20 एक्चुअली आपका प्रॉपर पूरा पूरा एकदम फुल प्रूफ प्लान है। घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पर एकदम हर एक चीज आपकी कवर हो जाएंगी। देखो भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी क्या है। अब यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे? देखो, एक्चुअली हमारा पहला सवाल यहाँ से शुरू होगा। पहला सवाल यहाँ से शुरू होगा, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, फार्माकोलॉजी होता क्या है? होता क्या है फार्माकोलॉजी, है कि नहीं, पूछा जा सकता है। डिफाइन फार्माकोलॉजी, तो देखो भाई, फार्माकोलॉजी कभी भी डेफिनेशन आए तो सबसे पहले उस वर्ड को तोड़ने का प्रयास कीजिए। जो ये फार्माकोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, दो ग्रीक वर्ड से। और जो भी पढ़ाऊंगा हिंदी में भी साथ में लाया हूं, देखो, है ना, पहले इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में। फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। एक है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी या फिर साइंस। यानी आप दोनों मिला दो तो स्टडी ऑफ ड्रग या साइंस ऑफ ड्रग, यानी ड्रग्स की स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये ड्रग्स मतलब क्या है सर? तो ड्रग्स मतलब यहाँ पर एक्चुअली आपका मेडिसिन होता है, दवा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, दीदी दवा खा रही है ना, हाँ, तो ये दवा आपके शरीर में गया तो कैसे काम करेगा, दवा का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दवा किस तरीके से आपके बॉडी में फीवर को कम कर रहा है। अगर कोई दवा है पैरासीटामोल, बुखार कम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, प्लस उस दवा को फिर शरीर में हमारा क्या है, अगर कोई दवा खाते हो तो शरीर में ही रह जाता है क्या? नहीं, उसको शरीर से बाहर भी निकलना है। तो दवा का किस तरीके से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, किस तरीके से एक्सक्रीशन हो रहा है, किस तरीके से उसका एक्शन हो रहा है, यानी पूरा प्रॉपर दवाओं की स्टडी, और दवाओं में खास करके वो कैसे काम करता है, वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस लाता है, उसके बारे में हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखना क्या कह रहा है, देखो, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स एक्शन, यानी कि दवाओं का स्टडी होता है और उसकी एक्शन का यानी प्रभाव का अध्ययन हमारा फार्माकोलॉजी कहलाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़े तो कह रहा इट मेनली इन्वॉल्व, इट मेनली मतलब फार्माकोलॉजी की बात करें, फार्माकोलॉजी में क्या होता है, इट मेनली इन्वॉल्व्स the study of interactions taking place between living organism and an exogenous chemical which in turn alters the usual biochemical functioning of the body। और ये सर बहुत डिफिकल्ट लाइन है, लेकिन बहुत आसान इसका मतलब है, कैसे समझो।
जब भी कोई दवा खाते हो तो वो क्या है, पैरासीटामोल है। मान लो कोई एक दवा खा रहे हो, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या है, ये एक केमिकल है, ये एक एक्सोजीनस केमिकल सब्सटेंस है, जो आपका बाहरी सब्सटेंस है उसको आप शरीर में प्रवेश करा रहे हो। तो जो भी एक्सोजीनस यानी बाहरी केमिकल सब्सटेंस है, याद करो पैरासीटामोल का केमिकल नेम क्या है, एसिटामिनोफेन, यस। तो वो पैरासीटामोल आपने खाया तो वो एक्सोजीनस केमिकल हो गया और आपका बॉडी लिविंग सिस्टम हो गया। अब वो दवा यानी कि जो एक्सोजीनस केमिकल है और आपका बॉडी किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। जैसे पैरासीटामोल खाओगे बुखार उतर जाएगा, दर्द आराम हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, यहां पर आपके बॉडी में क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस हुए उसको नोट किया गया। कौन, फार्माकोलॉजी में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, यानी दवा और बॉडी के बीच क्या रिएक्शन हुए, किस तरीके से चेंजेस हुए उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इट मेनली इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन यानी दवा और बॉडी इंटरेक्ट किया, हाँ इंटरेक्ट किसके बीच, टेकिंग प्लेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी अपना बॉडी एंड एन एक्सोजीनस केमिकल यानी दवा के बीच। ठीक है, विच इन टर्न एल्टर मतलब होता है चेंज करना, चेंज द यूजुअल बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के बायोकेमिकल फंक्शनिंग को चेंज कर देता है। जैसे आपके बॉडी का फीवर को कम कर दिया, मान लो पैरासीटामोल खाए तो, है कि नहीं। हाँ, तो ओवरऑल आपने क्या समझा, फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट। फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से ली गई है, बताओ मेरे साथ क्या क्या, मेरे साथ बोलना है आपको। फार्माकोन पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रग्स, दूसरा वर्ड क्या है सर, तो दूसरा वर्ड है लोगोस जिसकी मतलब होती है स्टडी। अगर ओवरऑल बोले तो स्टडी ऑफ ड्रग्स, है ना। और किस चीज की स्टडी, स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन, ड्रग की स्टडी और उसके एक्शन की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं, करेक्ट। हाँ, इट मेनली इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, ध्यान रखना, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन, यहां पर किसके बीच, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक्सोजीनस केमिकल के बीच में किस तरीके से आपके बॉडी में चेंजेस आए बायोकेमिकल फंक्शनिंग में, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। एक सेकेंड, चलो ओके। अब देखो उसको हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा हिंदी में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझते हैं जो बच्चे हिंदी में जानना चाहते थे। देखो भाई, फार्माकोलॉजी का परिचय, इंट्रोडक्शन मतलब फार्माकोलॉजी का परिचय। फार्माकोलॉजी ग्रीक शब्द फार्माकोन यानी कि और लोगोस से लिया गया है। फार्माकोन का मतलब होता है दवा, जिसको कहते हैं ड्रग्स। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान, अर्थात दवाओं का अध्ययन हमारा फार्माकोलॉजी कहलाता है। दवा क्या, किस चीज का अध्ययन, दवा और उसके क्रियावली का अध्ययन, यानी कि उसका काम कैसे करता है। यह मुख्यतः जीवित जीव और बाहरी रासायनिक पदार्थ, जैसे एक्सोजीनस केमिकल, जीवित जीव अपना बॉडी हो गया, एक्सोजीनस केमिकल कोई दवा हो गया जैसे पैरासीटामोल, उनके बीच होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है, कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो शरीर के सामान्य जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। क्या आपके शरीर में प्रभाव डाल रहा है, क्या प्रभावित करती है, उनको हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं, करेक्ट। चलो, फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं तो वो मैं दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ से सवाल बनते हैं, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बताओ भाई कौन है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किनको कहते हैं बताओ भाई। तो याद रखना, ओस्वाल्ड सिमेडबर्ग को कहते हैं। कुछ याद रहे ना रहे, इन वैज्ञानिक के बारे में फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जरूर याद रखिएगा कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, तो ओस्वाल्ड सिमेडबर्ग है। ठीक है, हाँ बस एक लाइन, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओस्वाल्ड सिमेडबर्ग। लेकिन फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी पूछेगा तो, एक बार इंडियन फार्माकोलॉजी पूछ दिया बच्चे, ओस्वाल्ड सिमेडबर्ग मार के आ गए, नहीं, इंडियन बोलेगा तो हमारे प्रोफेसर रामनाथ चोपड़ा, कॉल सर रामनाथ चोपड़ा, मेनली RN चोपड़ा भी बोला जाता है इनको, शॉर्टकट में RN चोपड़ा भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में हो सके तो RN चोपड़ा भी आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। RN चोपड़ा आंसर कर देना है, रामनाथ चोपड़ा इनका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो रामनाथ चोपड़ा जी को फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी बोला जाता है, जबकि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओस्वाल्ड सिमेडबर्ग को बोला जाता है, करेक्ट। अब फार्माकोलॉजी के मेनली दो मुख्य ब्रांचेस हैं, यहां से सवाल बनते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से पढ़ना। देखो भाई, फार्माकोलॉजी के मेनली दो ब्रांच हैं, एक तो है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स। क्या है दूसरा, फार्माकोडायनेमिक्स। पहला फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा फार्माकोडायनेमिक। यानी फार्माकोलॉजी इज मेनली द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, है ना। हाँ, फार्माकोलॉजी में मुख्यतः दो चीजें पढ़ी जाती हैं, एक तो फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा फार्माकोडायनेमिक।
मैं अभी से इसको थोड़ा शॉर्टकट में बोलूँगा, फार्माकोकाइनेटिक को पीके बोलूँगा और फार्माकोडायनेमिक को पीडी बोलूँगा। घबराना नहीं है आप लोग, ऐसा नहीं सोचना कि कन्फ्यूज होगा क्या है, नहीं है। अब ये क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, तो एक बेसिक सा समझो कि जब भी आप दवा खाते हो अपने शरीर में, तो दवा आपके शरीर के साथ क्या कर रहा है। एक तो ये हो गया पढ़ने का तरीका कि हाँ भैया दवा शरीर के साथ क्या कर रहा है, दवा शरीर के साथ क्या करेगा। दवा आपके शरीर का जो एक्शन, जैसे पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं, तो वो दवा में क्या करेगा, आपके शरीर के साथ टेम्परेचर कम कर देगा। एस्पिरिन ले लोगे तो अगर ब्लड गाढ़ा है तो ब्लड को पतला कर देगा। नाइट्रोग्लिसरीन ले लोगे कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देगा। अलग अलग दवा का अलग अलग एक्शन है। तो ओवरऑल मैंने क्या बताया कि दवा आपका क्या है, दो तरीका हो सकता है पढ़ने का। एक तरीका यह है कि दवा आपके शरीर के साथ क्या कर रहा है, दूसरा तरीका यह है कि आपका शरीर दवा के साथ क्या कर रहा है कि नहीं। हाँ, दवा तो हमारे शरीर के साथ आपने समझ लिया कि हाँ भैया हमारे शरीर पर प्रभाव क्या आएगा, लेकिन हमारा शरीर भी दवा को क्या कर रहा है, सबसे पहले दवा को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको डिसइंटीग्रेट करता है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर मेटाबोलाइज करता है, फिर एक्सक्रीट करता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। यहाँ मेनली दो ब्रांचेस हैं, एक तो फार्माकोकाइनेटिक और एक फार्माकोडायनेमिक है। जैसे फार्माकोकाइनेटिक की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टडी करते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी हमारा शरीर दवा के साथ क्या कर रहा है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी दवा बॉडी, ये देखो बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। नहीं समझ में आया, नई बात बना, कोई बात नहीं, इसका ट्रिक पता समझ लेते हैं, कैसे याद रहेगा। यही लाइन से सवाल बनते हैं। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, काफ़ी बार पूछा हुआ लाइन है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, एकदम सेम लाइन लग रहा होगा, लेकिन अंतर है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, क्या अंतर है यहाँ पे देखो। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, जस्ट यहाँ पे बॉडी के जगह ड्रग लिखा हुआ है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, दवा बॉडी के साथ क्या कर रही है। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं हो रहा तो हम इसको ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ट्रिक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई ट्रिक के लिए। देखो भाई, अगर मैं फार्माकोकाइनेटिक की बात करूं पीके शॉर्टकट में, ठीक है, पीके, और फार्माकोडायनेमिक की मैं बात करूं तो याद रखना पीडी। अगर फार्माकोडायनेमिक में हम देख रहे हैं तो फार्माकोडायनेमिक में डी वर्ड आ रहा है, तभी तो हम यहाँ पे देखो फार्माको से पी ले लिए, डायनेमिक से डी ले लिए, शॉर्टकट में डी। तो अगर फार्माकोडायनेमिक में डी वर्ड आ रहा है तो पहले यहाँ ड्रग लिखाएगा, पहले ड्रग उसके बाद बॉडी, उसके बाद बॉडी, याद रखना, तब बॉडी, यानी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ऐसे लाइन बना देना, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या एक्शन शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें डी वर्ड आ रहा है। क्या इसमें डी वर्ड आया, नहीं। अगर डी वर्ड नहीं आया तो ड्रग बाद में आएगा, तब ड्रग बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, बॉडी आएगा, पहले क्या आएगा, बॉडी आएगा। तो बॉडी ड्रग के साथ क्या एक्शन शो कर रहा है, बस यही तरीका है। यानी फार्माकोकाइनेटिक में देखो कहीं पे भी डी है, नहीं आया, यानी यहां पहले क्या आएगा, ड्रग आएगा, नहीं, डी फॉर ड्रग नहीं आएगा, पहले बॉडी आएगी। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जबकि फार्माकोडायनेमिक में डी वर्ड आया, यस, तो पहले डी आएगी, यानी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, करेक्ट। हाँ, अब देखो फार्माकोकाइनेटिक में एक्चुअली क्या पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। तो हमारा बॉडी ड्रग के साथ चार चीजें करता है। क्या करता है, चार चीजें। एक करता है ए, दूसरा डी, तीसरा एम, तीसरा ई। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, ए डी एम ई। हाँ ट्रिक है, ए डी एम ई। हमारा शरीर दवा के साथ चार चीजें करता है। क्या क्या करता है, सब लोग बोलो, ए डी एम ई करता है। याद रखना फार्माकोकाइनेटिक क्या है, इट रेफर, देखो काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है दवा आपके शरीर में कैसे कैसे मूव कर रहा है। ऐसा थोड़ी है दवा ले जाकर के एक जगह रखा गया, नहीं, मूव कर रहा है। वो कैसे मूव कर रहा है, तो वो चार तरीके से मूव करता है। क्या क्या करता है सर, तो एब्जॉर्प्शन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, देखो लिखा हुआ है, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। यानी कह रहा है इट रेफर्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड द अल्टरेशन इनसाइड द बॉडी। बॉडी में किस तरीके से उसका अल्टरेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, which includes its absorption, distribution, metabolism, excretion। यानी कि आप समझे फार्माकोकाइनेटिक इज ऑल अबाउट द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। अगर पूछा जाएगा बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, चार चीजें करता है। क्या क्या करता है सर, सबसे पहले ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ट्रिक याद रख लेना, एडीएमई। बॉडी ड्रग के साथ चार चीजें करता है, और क्या क्या करता है, एडीएमई करता है। क्या क्या, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये चार चीजें करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा सर फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है,
तो मैंने बताया था डी फॉर डायनेमिक, डी पहले आ गया यानी कि ड्रग पहले आ जाएगा। ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, तो ड्रग का एक्शन एक्चुअली इट रेफर्स टू द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ड्रग का इफेक्ट क्या है ना। ड्रग हैज ऑन पर्टिकुलर ऑर्गन और अ बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी पर दवा का एक्शन क्या है। यहाँ पर हम लोग एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक्शन यानी इफेक्ट, इफेक्ट मतलब जैसे आप मान लो दवा का डिजायरेबल इफेक्ट या फिर कुछ साइड इफेक्ट, ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं। एंड दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दवा काम कैसे कर रही है, ठीक है, ये चीज़ें स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। ये था फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक। अब इसको हिंदी में थोड़ा देख लो। देखो फार्माकोलॉजी मुख्य रूप से फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। अगर मैं फार्माकोकाइनेटिक में मैंने बताया काइनेटिक यानी कि याद रखना काइनेटिक मतलब मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब ही होता है मूवमेंट। दवा मूव कर रही है, किस तरीके से मूव करती है सर, तो ADME, ADME। दवा का A फॉर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब ये पूछेगा कोई बच्चा सर एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, इसके लिए वेट करो, आगे लेक्चर्स में आपको पता चलेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, यह अध्ययन करता है कि शरीर दवा के साथ क्या करता है। मैंने बताया ना शरीर यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। शरीर दवा के साथ चार चीजें करता है। क्या क्या करता है, चार चीजें क्या क्या करता है, देखो इनमें से दवा का अवशोषण, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है ए। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हिंदी में कहते हैं वितरण करना। फिर चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, एम। एंड उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। इसे संक्षेप में ADME कहा जाता है ना। शरीर दवा के साथ क्या करता है, ठीक है, तो हमारा शरीर दवा के साथ चार चीजें करता है, ADME करता है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स में डी आ गया, ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, यह अध्ययन करता है कि दवा शरीर के साथ क्या करती है, दवा शरीर पर क्या असर करती है कि नहीं। हाँ, इसमें दवा के जैव रासायनिक और शारीरिक प्रभाव का अध्ययन, प्रभाव मतलब है इफेक्ट, इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है जो किसी विशेष अंग या शरीर प्रणाली पर होते हैं, ठीक है। काइनेटिक और डायनेमिक आपने समझ लिया। अब मैं चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, ज़्यादा चैट मत करिएगा क्योंकि बच्चे संख्या में ज़्यादा हैं, 900 प्लस बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर्वर पर असर आ सकता है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि ज़्यादा चैट नहीं करिएगा, हाँ एक आध बार आंसर कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब देखो मैं बताया ना, साथ में मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कि यहाँ से MCQ कैसे बने हैं एग्जाम में, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन किया हुआ है, पूछा हुआ है, आपने जवाब दो। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फार्माकोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं। हमने बताया था फार्माकोलॉजी दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक तो फार्माकोन, दूसरा लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे डिजीज की स्टडी नहीं, ड्रग्स एंड देयर एक्शन, सर्जरी, न्यूट्रिशन, ये सब तो ऑप्शन गलत हो गया, आंसर हो जाएगा बी। वाह ग्रेट, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, थैंक यू। चलो अगला सवाल है, द वर्ड फार्माकोन मीन्स। देखो जो बच्चे चैट में आंसर नहीं करना चाहते मत करो, कोई बात नहीं, सर्वर पर असर नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। हाँ, द वर्ड फार्माकोन मीन्स, बस हाँ आंसर पेपर पेन पे भी जरूर करके सही टिक कर लीजिए, अपना मेरे से मिला लीजिए। फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ये तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, स्टडी, ड्रग, साइंस, बॉडी। तो हमने बताया था फार्माकोन का ये ग्रीक वर्ड, इसका मतलब ही होता है दवा, ड्रग, है ना, ड्रग। आंसर हो जाएगा बी, ड्रग। बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लिटरली आपको मानना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब आपको खुद जवाब देना है, मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर्स टू, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ड्रग प्राइसिंग। अच्छा सर हम ये दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं है, ये दोनों तो नहीं ही होगा, ये दोनों में थोड़ा सा एक जैसा सेंटेंस लग रहा है। देखो हमने बताया था फार्माकोकाइनेटिक को शॉर्टकट में पीके कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक को पीडी कहते हैं। इसमें चूंकि डी है तो ड्रग पहले आएगा, ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, चूंकि इसमें डी नहीं है इसलिए ड्रग पहले नहीं आएगा, ड्रग बाद में आएगा, बॉडी पहले आएगा, बॉडी ड्रग पर क्या एक्शन शो कर रहा है। तो क्या कह रहा है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग पहले आ गया, बॉडी बाद में आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये होता है फार्माकोडायनेमिक। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी आंसर सी, बॉडी ड्रग पर क्या एक्शन शो कर रहा है। और मेरे सारे प्यारे भाई बहन, बड़े भैया, छोटे भैया, बड़ी सारी दीदी लोग एकदम बहुत बढ़िया आंसर कर रही हैं, है ना। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपने डी फार्मा में ना जितने भी छात्र हैं वो हमसे छोटे बहुत कम ही होंगे,
है ना, वो सब हमारे भैया दीदी होते हैं। तो मैं अपना बड़ा भैया और बड़े दीदी से ही पूछना चाहूँगा, भाई समझ में आया आप लोगों को? हाँ, और जो हमसे छोटे हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार, अपना बड़ा भाई हमें मान लो यार, है ना। हाँ, जवाब देना। आंसर समझ में आ गया? हाँ, सभी दीदी भैया लोग को समझ में आ गया, वेरी गुड। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी करते हैं। अब मुझे एक बार बताना आप सभी लोग, है ना, कि बताओ भाई व्हाट द बॉडी, शरीर दवा के साथ क्या क्या करता है, इसका ट्रिक मैंने बताया था, बताओ क्या क्या करता है ना, क्या क्या करता है, बताओ क्या क्या करता है। तो यहां पे करता है ADME, ये भी याद रख लेना, ADME करता है, ADME, ये ट्रिक है, ADME। ADME का मतलब क्या होता है सर, A फॉर एब्जॉर्प्शन, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। यानी कई बार ऐसे सवाल आ जाएंगे, बताओ इनमें से कौन सा है जो कि फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम 4 ही चीज का स्टडी करते हैं, ADME, बाकी जितना भी इफेक्ट है, एक्शन है, वो सब फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। करेक्ट। अगला सवाल है, आपने जवाब देना है, पूछा हुआ सवाल है, पूछा हुआ सवाल है आपके एग्जाम में, कुछ भी ऐसा फालतू सवाल नहीं कराऊंगा, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें से कौन सा इंक्लूड किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक में, जवाब दो। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक मतलब हमने पता, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, मूव करता है दवा में, शरीर में दवा कैसे मूव करता है, 4 तरीके से, ADME। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब होता है। तो एब्जॉर्प्शन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, एक्सक्रीशन को छोड़ दिया, तो यहाँ ऑप्शन चला जाएगा D, ऑल ऑफ द एबव। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आंसर D, आंसर D, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब। एक क्वेश्चन है, आपने अब इसका सवाल का जवाब दे दो, है ना। ये सवाल इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है, मैं बता रहा हूं, स्टार क्वेश्चन ये साल आ सकता है, तो आप जवाब देना, ठीक है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इज रिलेटेड टू, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, बताओ। फार्माकोडायनेमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, पैथोलॉजी, जवाब दो। मेनली तो कंफ्यूजन इसी में होगा, काइनेटिक्स और डायनेमिक्स में, इस दोनों ऑप्शन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, कि किसी को बी और डी में भी कंफ्यूजन हो रहा है, अरे बी और डी तो होगा ही नहीं। हाँ, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, पहले ड्रग आ गया, पहले ड्रग आ गया, उसके बाद बॉडी आया। अगर पहले ड्रग आ गया यानी डी, डी यानी PD, फार्माकोडायनेमिक्स, मार दो ना फार्माकोडायनेमिक्स। अगर बॉडी होता, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, तो पहले ड्रग नहीं आया था, पहले डी नहीं आया था, तब होता PK, फार्माकोकाइनेटिक्स। ये होता बॉडी ड्रग पर क्या एक्शन शो करता है, बॉडी ड्रग पर क्या एक्शन शो करता है, समझ रहे बात को। तो आपको एकदम टॉप 21 स्टॉप सॉल्यूशन है, यहीं से देखो ऑब्जेक्टिव भी बने ना, कुछ अलग तो नहीं पढ़ाया। हाँ, अब कैसे ऑब्जेक्टिव, कैसे ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो सवाल ये सिंपल सा बन सकता है, फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी के ब्रांचेस को एक्सप्लेन करिए, फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक को। तो आप बेसिकली फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा आएगा, डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक, तो कुछ नहीं करना, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में लिख देना है, फिर एक पैराग्राफ फार्माकोडायनेमिक के बारे में लिख देना है, हो गया। फिर कई बार ऐसे सवाल आ सकते हैं कि भाई फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन, 1 नंबर का लाइन क्वेश्चन लिखना है, तो आराम से लिख सकते हो। इस तरीके से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से सवाल बनते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो है ना। तो एक बार मुझे बता देना सारे बच्चे, कमेंट में दिल बना करके, लाल वाली दिल बना देना कि हाँ भैया ये वाले पार्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं मार दूंगा बाजी, है ना। सौरभ कनौजिया कह रहे सर लेकिन शेड्यूल बहुत बिजी है इस बार, कैसे अटेंड करें। अगर जिस लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो रिकॉर्डेड करिएगा, अब क्या कर सकते हैं, हमारे लिए भी मेहनती है, हमारे लिए भी मेहनत है, मजबूरी है हमारी, नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 1 महीने में आपके सिलेबस को कवर करना है पूरी तरीके से, है कि नहीं। हाँ, और फिर रिवीजन भी कराना है, 1 शॉट रिवीजन भी कराना है, तो 1 महीने तो हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको। चलो सारे बच्चों को समझ में आ गया, करेक्ट। अब पहले क्वेश्चन को शुरू करेंगे, तो प्लीज़ अगेन मैं सभी, देखो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर कैसे हो पाएगा मैनेज।
बहाने हजार होंगे भाई, है ना, लेकिन भाई करने का कारण आपको पता है कि हमको पास होना है तो फिर करना तो पड़ेगा। आपके बदले हम तो नहीं पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। अगर पॉसिबल होता कि आपके बदले हम परीक्षा दे सके तो हम दे देते, कोई दिक्कत नहीं होती, हम देने के लिए तैयार थे। सच बता रहे हैं, लिटरली एक एक बच्चे का परीक्षा देते और आराम से निकाल देते आप लोग को, अगर वो भी पॉसिबल होता तो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हाँ चलो, एक बार कमेंट में दिल बना देना, फिर अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ एक बच्चा लिख रहा सर आप दे दीजिए मेरे बदले एग्जाम। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। एग्जाम के घटते तो बोल दिए कि आप दे दीजिए यही कोई अच्छा चीज होगा, अगर कोई अच्छा मीठा खाने वाली चीज होगी उसके बदले कहेंगे कि सर मेरे बदले आप ही खा लीजिए, ऐसा नहीं होगा। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, यहां से बेसिकली पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विथ देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग रूट को एक्सप्लेन करना है। अलग अलग रूट को एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हुआ सर? तो आपके दवा को खाने का, दवा को बॉडी में लेने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कुछ एंट्रल रूट होते हैं, कुछ पेरेंट्रल होता है, कुछ टॉपिकल होता है, कुछ इनहेलेशनल होता है। एंट्रल मतलब है कि दवा को जैसे आप मान लो ओरली खा लिए, पेरेंट्रल मतलब जैसे इंजेक्शन लगा लिए, टॉपिकल मतलब जैसे क्रीम जैसा ऑइंटमेंट ऊपर ऊपर लगा लिए, इनहेलेशन मतलब नाक के द्वारा इनहेल कर दिए या मुंह के द्वारा इनहेल कर लिए, है कि नहीं। हाँ, अलग अलग तरीके के दवाओं के एडमिनिस्टर करने का तरीका होता है। अच्छा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है? अरे दवा खाते हो ना, हाँ, तो दवा खाना एक तरीका हुआ ना, बॉडी में दवा को लेना। वैसे सुइया लगाना हुआ ना एक तरीका, क्रीम लगाना हुआ ना एक तरीका, जस्ट लाइक दैट। इसी को हम लोग कहते हैं अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसीलिए मैं एक चार्ट को यहां पर लगाया हूं, ठीक है, ध्यान रखना। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो इसको अलग अलग रूट हैं। पहला है एंटेरल रूट, पहला क्या है? एंटेरल रूट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? पेरेंट्रल रूट। फिर क्या है? टॉपिकल रूट। फिर होता है इनहेलेशनल रूट। अच्छा सर, एंटरल में क्या क्या आते हैं? तो एंटरल मतलब ही आप समझ रहे हो, एंटरल में याद रखना आपका ओरल आता है। ओरल मतलब क्या होता है सर? दवा को, ओरल मतलब क्या होता है? दवा को मुंह में ले करके पानी लेके घोट जाना, इसको कहते हैं ओरल। अच्छा, सबलिंगुअल मतलब क्या होता है सर? सबलिंगुअल का मतलब होता है दवा को जीभ के नीचे। सबलिंगुअल, लिंगुआ मतलब ही होता है जीभ, जैसे सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के नीचे, जस्ट लाइक दैट सब लिंगुअल यानी लिंगुआ के नीचे। लिंगुआ मतलब होता है जीव, जीव के नीचे, ठीक है, रखने वाली दवा सब लिंगुअल होती है। फिर रेक्टल, ये जो आपका होता है ना ORS, एंटेरल रूट का ट्रिक है ORS। काफी बार पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा एंटेरल है, कौन सा पेरेंट्रल है। तो एंटेरल का याद रखना, ORS आप कैसे पीते हो, है ना, एंटेरल रूट से। अरे ORS कैसे पीते हो? एंटेरल रूट से। अपन के सारे बच्चे ये ट्रिक याद रखेंगे, ORS। क्या? ORS। अरे ORS कैसे पीते हो? एंटेरल रूट से, यानी O फॉर ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, ये तीनों एंटेरल के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ, पेरेंट्रल मतलब ही होता है परपरा के कुंची लगता है सुइया। अरे परपरा के कुंची लगता है सुइया, यानी पेरेंट्रल रूट में सारे इंजेक्शंस आते हैं। क्या आते हैं? इंजेक्शन आते हैं, ध्यान रखना। पेरेंट्रल रूट में सारे इंजेक्शन आते हैं। तो जैसे आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, लोकल इंजेक्शन, ये सब आपके इंजेक्शन हो जाते हैं पेरेंट्रल रूट में। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, फिर एक टॉपिकल में क्या होता है सर? टॉपिकल जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, लोशन जो ऊपर ऊपर लगाते हैं, एपिडर्मिक इंस्टिलेशन या इरिगेशन टाइप से चीजें होती हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है और इंटरनल से ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। इनहेलेशनल में मतलब सर वेपोराइजेशन करना, या तो गैस इनहेलेशन या नेबुलाइजेशन, ये सब चीजें जो इनहेल कराई जाती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा बॉडी में ड्रग को प्रवेश कराया जाता है, उसको कहते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करना है। मेनली क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है आंसर। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, क्या होता है सर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? तो दिस इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ये एक रास्ता है जिसके माध्यम से सब
दवा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है कि नहीं। हाँ, तो वही बोल रहा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके मुख्यतः तीन रूट हैं। क्या क्या है? एंटेरल रूट, पेरेंट्रल रूट, टॉपिकल रूट। आपकी इच्छा है तो आप इनहेलेशनल भी लिख सकते हो, लेकिन मुख्यतः ये तीन रूट है। मुख्यतः एंटेरल रूट से हमने बता दिया क्या लेते हो, ORS। क्या लेते हो? ORS। एंटेरल रूट से ORS, O फॉर ओरल, R फॉर रेक्टल, S फॉर सबलिंगुअल। ओरल मतलब दवा को मुंह में रख के पानी डाल के पी लिए, पूरा एकदम घुट गए। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रखना। रेक्टल मतलब है एनस के द्वारा मलाशय में दिया जाता है दवा को, खास करके सपोजिटरीज वगैरह। जब ओरल रूट से मान लो किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन में रेक्टल रूट से लगाया जाता है, ठीक है। या तो मान लो किसी की सर्जरी हुई है और दवा ओरली नहीं खा सकता है तो उस कंडीशन में रेक्टल रूट से लगाया जाता है। तो ये सब एंटेरल रूट हो गए। पेरेंट्रल रूट में सारे इंजेक्शन, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशनल, की कहते हैं इनहेलेशनल की कहते जो आपके आते हैं, और फिर ट्रांसडर्मल इंजेक्शन वगैरह आते हैं। अब ये इनहेलेशनल यहाँ पे से हटा भी सकते हो, इनहेलेशनल जो है ना यहाँ पे नहीं रखो, है ना। मैं इसको हटाना चाहूँगा कारण क्योंकि ये आपके इनहेलेशनल पेरेंट्रल में नहीं आएंगे, वो कहीं ना कहीं अलग से इनहेलेशनल अलग सेगमेंट बनता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसको हटा देना। टॉपिकल रूट में आपके क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, जेल ये सब लगाते हो, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। चलो करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं, ये सब चूंकि चार्ट है तो इसको हिंदी में क्या करते, इसलिए मैंने ओरल रूट को ओरल ही कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 बाय 1 हिंदी भी मैं सबके बारे में बताऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, चलो भाई, ओरल रूट की मैं बात करता हूं। क्या होता है ओरल रूट सर? तो कह रहा है ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ। ओरल रूट में दवा को किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है? माउथ के द्वारा, मुंह के द्वारा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर ओरल, यस, इसको पर ओरल रूट कहते हैं। याद रखना, जब ओरल रूट से दवा को ली जाती है तो दवा कहाँ जाता है? दवा पेट में जाता है। ये आपका पेट है, ये आपका पेट है, इस तरीके से ये देखो आपका पेट है ना। हाँ, ये आपका पेट है। दवा यहाँ क्या होती है? जाकर के डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है कि नहीं। हाँ, वो सीधा ब्लड में नहीं चली जाती है जब ओरल रूट से लेते हैं। क्यों नहीं चली जाती है सीधा ब्लड में? क्योंकि यहाँ पर दवा का होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पहले लीवर में जाती है, वहाँ कुछ हिस्सा दवा का यूं ही मेटाबोलाइज हो जाता है, एंड फिर जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं तब जाके ब्लड में जाता है, ठीक है। इस वजह से ओरल रूट का बायो अवेबिलिटी कम हो जाता है। अच्छा, ये बायो अवेबिलिटी क्या होता है सर? बायो अवेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई 100 mg की दवा खाया है, 100 mg की दवा खाया है, तो ब्लड में एग्जैक्टली कितना पहुंचा प्योर फॉर्म में काम करने के लिए। तो जब आप 100 mg दवा खाते हो तो 100 का 100 mg ब्लड में नहीं पहुंचता है, खास करके ओरल रूट से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रीजन है। पहला तो भाई डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता, मैंने बताया, वो पहले लीवर में जाता है, वहाँ पे कुछ मात्रा मेटाबोलाइज हो जाता है। कुछ गैस्ट्रिक में एसिड होते हैं, कुछ खाना होता है पेट वगैरह में, उसकी वजह से भी उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो पाती है। तो ओवरऑल आप मान चल सकते हो 60 से 70% ही आता है आपका ब्लड में, 60 to 70% ही आता है कि नहीं, अगर ओरल रूट से लिया गया। तो इस वजह से क्यों उसका मेजर पार्ट क्यों इतना कम गया? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है द बायो अवेबिलिटी ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। बायो अवेबिलिटी का मतलब है दवा का कितना मात्रा ब्लड में गया अनचेंज फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। तो बायो अवेबिलिटी ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि चूंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से ओरल रूट में बायो अवेबिलिटी अफेक्टेड हो जाती है। ओरल रूट की बायो अवेबिलिटी सबसे कम होती है, जबकि इंट्रावेनस रूट, अगर आईवी रूट से दवा को दिया जाए, सीधा इंजेक्शन लगा देंगे वेन में, तो उसका बायो अवेबिलिटी होता है 100%। वाई? क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो दवा सीधा आपके ब्लड में ही तो गया, उसको कहीं पे, उसका तो कहीं पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ नहीं, पेट में गया क्या? नहीं, तो वो सीधा ब्लड में गया, इसीलिए उसकी बायो अवेबिलिटी 100%, जबकि ओरल रूट का 60 से 70% तक होता है, ठीक है। इसके मौखिक मार्ग देखो, यहीं पे ओरल रूट है, हिंदी में लिखा हुआ है। दवा मुंह के माध्यम से दी जाती है, इसे पर ओरल भी कहा जाता है। मौखिक दवाओं की जैव उपलब्धता यानी बायो अवेबिलिटी आंतों की एपिथीलियम से दवा के अवशोषण तथा प्रथम पास मेटाबॉलिज्म से प्रभावित होती है, इस वजह से कम होता है, ठीक है। हाँ, एडवांटेजेस क्या क्या है सर ओरल रूट के? तो एडवांटेजेस तो भर भर के हैं भैया, कि दवा, भाई देखो, अगर ओरल रूट से दवा लेना है तो सबसे आसान तरीका है। अगर इंजेक्शन लेना होता
तो मुश्किल है ना। हाँ, वहाँ पे नर्स को बुलाना होगा या डॉक्टर को, अपने से सुई थोड़े भोंक लोगे, है कि नहीं। हाँ, कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे दोस्त लोग थे, जब मैं लैब में काम सीख रहा था कलेक्शन का, ब्लड कलेक्शन का, तो 2-4 दिन क्या कलेक्शन निकाले, वो अपना खून खुद से कलेक्ट करने लगते हैं एक के हाथ से, और सोशल मीडिया पे वीडियो बना के भौकाली जमाते हैं, है कि नहीं। आप लोग के भी दोस्त साथी संगति में बहुत लोग ऐसा होगा, खुद का कलेक्शन खुद करता है। तो वो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है ना, वो एक प्रोफेशनल कर सकता है जो इस चीज़ को जानता है। तो ओरल रूट में क्या होता है, सेल्फ एडमिनिस्टर करना पॉसिबल है, यानी खुद से एडमिनिस्टर कर लें। इंजेक्शन खुद से लगा सकते हैं नहीं, ये इसका फायदा है। द पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर ड्रग, यानी रोगी स्वयं दवा ले सकता है। ओरल रूट में लेने के लिए कभी ऐसा हुआ है कि आप नर्स को बुलाइएगा कि नर्स मेरे मुंह में दवाई दे दो, और कुछ ऐसे ठरकी होगा तो दवाई खाने के लिए भी नर्स को बुलाएगा होता ही है भाई है कि नहीं, वो दवा खाएगा भी नहीं अपने से। लेकिन जनरली ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है कि दवा मुंह में तुमको देगी नर्स आके, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। हाँ, द चांस ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन आर रिड्यूस्ड, सिस्टेमिक इन्फेक्शन के चांसेस, सिस्टेमिक मतलब ब्लड, दवा चूंकि डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा रहा है, पहले आपके पेट में जा रहा है, फिर लीवर में जा रहा है, तब जाके ब्लड में जा रहा है, तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है ना। सेफ पेनलेस, सेफ होता है, सेफ होता है, सुरक्षित होता है, पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है, और स्टेरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा स्टेरलाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दवा में अगर छोटे मोटे कुछ है भी पैथोजन वगैरह या फिर कोई भी कंटामिनेंट्स है तो उसको हमारा पेट में जो एसिड है खत्म कर देगा, है कि नहीं। हाँ, तो शरीर में संक्रमण, सिस्टेमिक इन्फेक्शन की संभावना कम होती है, सुरक्षित, दर्द रहित और स्टेराइल क्या कहते हैं, स्टेरलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, समझ गए। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या क्या है ओरल रूट के, तो ओरल रूट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सर। क्या क्या है डिसएडवांटेज, मैंने बताया यहाँ पर हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना, जिसकी वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये बोला ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एडमिनिस्टर्ड सफिशिएंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन, यानी कि क्या कर रहा है, ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एडमिनिस्टर्ड इन सफिशिएंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन, मतलब चूंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में दवा, सफिशिएंट अमाउंट में हमें दवा खाना पड़ता है ताकि घटते घटते भी उतना तक पहुंच जाए। Presence of other drugs may also affect absorption of the other drug taken by oral route। मान लो आपके पेट में पहले से कोई और दवा है, पहले से कोई और दवा है, एक और दवा आप खाएं, ये दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में इंपैक्ट कर डाल सकता है कि भाई तुमको हम ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, ये भी है। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, हाँ, दवा का खराब स्वाद लगता है मुंह से खाने पर। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी, मान लो पेशेंट बेहोश हो गया, दांत मुंह खिचोड़ दिया है, मतलब अनकॉन्शियस हो गया है पेशेंट, तो उस कंडीशन में उसको दवाई खिलाओगे नहीं ना, उस समय तो उसको आईवी लगाना होगा, इंजेक्शन ही लगाना होगा। ड्रग कुड नॉट ड्यूरिंग बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एमएसिस, अगर मान लो किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, एमएसिस मतलब होता है उल्टी होना, है ना, उल्टी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में दवा शरीर में नहीं दिया जा सकता, ओरली नहीं दिया जा सकता है, दोगे उल्टी हो जाएगा। तो वही बोला डिसएडवांटेज को देख लो हिंदी में, डिसएडवांटेजेज ऑफ ओरल रूट, मौखिक मार्ग की हानियाँ, उच्च प्रथम पास मेटाबॉलिज्म के कारण लक्ष्य अंग पर प्रभाव के लिए अधिक मात्रा देनी पड़ती है, करेक्ट। अन्य दवाओं की उपस्थिति, अवशोषण प्रभावित हो सकती है अन्य दवाओं की उपस्थिति के कारण, है ना, दवाओं का स्वाद अप्रिय हो सकता है, आपातकालीन स्थिति में प्रभावी नहीं होते हैं। उल्टी देखो, एमएसएस को उल्टी लिखा ना, उल्टी के दौरान दवा नहीं दी जा सकती है कि नहीं। हाँ, ये सारे रीजन हैं, डिसएडवांटेज हैं इसके। अब यहाँ पे देखो शब्द इस्तेमाल हुआ बायो अवेलेबिलिटी, तो मैंने बता दिया बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने बताया सिंपली, अगर कोई 100 mg दवा खाता है तो उसका ब्लड में कितना पहुंचा अनचेंज फॉर्म में, उसको हम लोग कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी इंडिकेट मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड एक्सटेंट, यानी अमाउंट ऑफ द थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग, यानी जो भी थेरेपेटिक एक्टिव ड्रग है वो कितना अमाउंट दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में कितना अमाउंट पहुंचा, एंड इज अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन, और वो जहाँ पे काम करना वहाँ पर कितना अवेलेबल हुआ, उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। यानी बायो अवेलेबिलिटी इंडिकेट करता है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग, कितना मात्रा ब्लड में पहुंचा, ठीक है। हाँ, अब ये ओरल रूट में क्या होता है सर, मैंने बताया था देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी समझ लो, दवा को जब भी आप ओरली खाते हो तो वो सीधा पेट में जाता है, लेकिन पेट में जाने के बाद सीधा ब्लड में नहीं जाता है, पहले वो हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम के द्वारा लीवर में जाता है, एंड लीवर में कुछ मात्रा मेटाबोलाइज हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, एंड जो बात बचा 60 से 70% वही पार्ट आपके ब्लड में पहुंचता है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट रूट में, हम लोग
अब यही बायोअवेलेबिलिटी को थोड़ा हिंदी में भी देख लो, जैव उपलब्धता कहते हैं। यह उस दर, रेट और एक्सटेंट यानी मात्रा का माप है जिसमें चिकित्सीय रूप से सक्रिय दवा सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड तक पहुंचती है और कार्यस्थल पर उपलब्ध होती है काम करने के लिए, उसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। अगर एक एग्जांपल समझो, 100 mg की दवा आपने खाया है तो ब्लड में कितना पहुंचा, 60 से 70 mg पहुंचा, तो ये 60 से 70 mg इसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई। अगर आप आईवी रूट से देते हो, आईवी रूट यानी इंट्रावेनस रूट से दवा देते हो, तो चूंकि दवा जितना भी दोगे सीधा ब्लड में जाएगा तो उसका 100% बायोअवेलेबिलिटी। अगर 2 ml दोगे तो 2 का 2 ml काम करने के लिए ब्लड में जाएगा, है कि नहीं। हाँ, अब है सबलिंगुअल, चूंकि एंटेरल रूट पढ़ रहे हैं तो ORS, O4 ओरल, R4 रेक्टल जो कि पढ़ेंगे। अभी पहले सबलिंगुअल पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबलिंगुअल क्या होता है और बकल क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। हाँ, ध्यान से सुनना है। देखो, सबलिंगुअल रूट में दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है। एक बार सवाल पूछ दिया गया था। छोटी आकार की टैबलेट होती है ना। एक टैबलेट आता है, काफी पॉपुलर टैबलेट है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आती है जो कि एंजाइना के कंडीशन में दिया जाता है। अगर किसी को चेस्ट पेन है, एंजाइना का अटैक आ रहा है, एंजाइना यानी चेस्ट पेन का इशू आ रहा है, चेस्ट पेन, तो वो टैबलेट जीभ के नीचे रखी जाती है और तुरंत से वो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया होता है और दर्द, चेस्ट पेन रिलीफ मिल जाती है। ये नाइट्रोग्लिसरीन है जो कि सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। जबकि बकल रूट होता है, दवा को जीभ के नीचे नहीं बल्कि चिक्स एंड गम्स यानी गाल और मसूड़े के बीच रखा जाता है। देखो कुछ यहाँ पर मसूड़ा और गाल के बीच के में रखा जाता है, तो उसको हम लोग बकल रूट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो ये सब दवाएं क्या होती है, स्मॉल साइज टैबलेट होती हैं, कैप्ट बीनीथ द टंग। खास करके मैं सबलिंगुअल की बात कर रहा हूँ। टंग के नीचे रखा जाता है, विदाउट वाटर, बिना पानी के। ऐसा नहीं कि जीभ के नीचे रख के पानी पिया जाता है, नहीं, बिना पानी के वहीं पर डिसइंटीग्रेट होता है और वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ओरल रूट में दवा जब आप पानी के साथ ले रहे थे तो वो दवा कहाँ जा रहा था, पेट में जा रहा था, तब जाकर के लीवर में जा रहा था, तब जाके ब्लड में जा रहा था। लेकिन सबलिंगुअल रूट में ऐसा नहीं है कि दवा पेट में जाता है, नहीं, वहीं पर जीभ के नीचे ही छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, उसी में एब्जॉर्ब होता है और सीधा ब्लड में जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सबलिंगुअल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसी दवा का होगा जो पेट में जाएगा, क्योंकि ये पेट में तो गया ही नहीं, वहीं से एक्शन शो करेगा, यानी ये फास्ट एक्शन भी शो करेगा ओरल के कंपैरिजन में तेजी से, क्योंकि यहीं पर ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब हुआ और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, द ड्रग एंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशंस थ्रू डिफ्यूजन इनटू द कैपिलरी नेटवर्क। यहीं पे चूंकि कैपिलरी नेटवर्क है, वहीं से डिफ्यूजन के माध्यम से पहुंच जाता है। यानी सबलिंगुअल रूट क्या होता है, बकल रूट क्या होता है, ध्यान रहे। दवा छोटे टैबलेट जीभ के नीचे गाल के अंदर बिना पानी के रखी जाती है ताकि वह घुल करके मुंह में अवशोषित हो सके। उदाहरण में नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है। दवा के कोशिकाएं यानी कि कैपिलरी नेटवर्क में डिफ्यूजन के माध्यम से सीधे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रवेश करती हैं, ठीक है, और वहां पे एक्शन शो करती हैं। इसके लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं? तो ड्रग डू नॉट एंटर इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दवा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में एंटर नहीं करता है, दवा प्रथम पास मेटाबॉलिज्म नहीं करता है, से नहीं गुजरती है। क्यों? क्योंकि जो वही दवा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा जो पेट में जाएगा, पेट में तो गया ही नहीं, वहीं पे एब्जॉर्ब हुआ है। हाँ, जो भी पेट का एंजाइम्स है जैसे स्टोमक एंजाइम्स या एसिड नॉट इन्वॉल्व इन ड्रग रिमेन्स स्टेबल, यानी कि चूंकि पेट में बहुत सारे एसिड वगैरह होते हैं, HCl होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उन एसिड और एंजाइम से कोई असर नहीं पड़ता है दवा के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जो दवा है, आपका जो मेडिसिन है, वो पेट में तो गया ही नहीं, है कि नहीं। हाँ, वहीं से एब्जॉर्ब हो गया। इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट ड्रग कैन बी विड्रॉन। अगर मान लो कोई साइड इफेक्ट होता है दवा लेने पर, चूंकि दवा ऊपर ही है, तुरंत से निकाल के फेंक दोगे, लेकिन पेट में खाने के बाद थोड़ी निकाल के फेंक पाओगे, उल्टी कराना होगा। लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बहुत कम चांसेस होती हैं। यानी दवा प्रथम पास मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से नहीं गुजरती है, पेट के एंजाइम्स और अम्ल शामिल नहीं होते हैं, इसलिए दवा स्थिर रहती है। एंड किसी भी साइड इफेक्ट की स्थिति में दवा को हटाया जा सकता है, किसी भी साइड इफेक्ट की स्थिति में दवा को हटाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये था इसके एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है देखना। ड्रग्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, यस। मान लो कि कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, यानी कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का या बड़ा टैबलेट है या तो हैवी मॉलिक्यूलर वेट है तो उसको एब्जॉर्ब होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे छोटा टैबलेट चाहिए होता है कि नहीं। तो उच्च आणविक भार वाली दवाइयाँ यहाँ से अवशोषित नहीं हो पाते।
इनकन्वीनियंट टू कीप ड्यूरिंग ड्रग इन माउथ, हाँ जीभ के नीचे रखने में थोड़ा सा खराब टेस्ट आता है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, इनकन्वीनियंट होता है, यानी मुंह में दवा रखना थोड़ा असुविधाजनक होता है। स्मॉल डोज आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ, यस, केवल कम मात्रा यानी छोटी मात्रा में दवा को ही आप जीभ के अंदर रख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है बड़का टैबलेट रख दोगे, नहीं ना, नहीं। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक क्वेश्चन में कितना लिखेंगे, जैसे आ गया क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखो मैं क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया हूं कि सारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जिक्र हो रही है, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ भाई ओरल और सबलिंगुअल को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। कई बार इंडिविजुअली क्वेश्चन आएगा कि ओरल रूट को एक्सप्लेन करिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कई बार आएगा सबलिंगुअल, कई बार आएगा रेक्टल, कई बार आएगा पेरेंट्रल, ज़्यादातर यही चार आते हैं। सेपरेट क्वेश्चन आता है। अगर इन केस मान लो कई बार ऐसे भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबको आपको एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ये वाला चार्ट बना दीजिए, जैसे मैंने ओरल बताया 2 ही लाइन आप लिखो, है ना, ओरल के बारे में 2 लाइन लिखोगे, इसके एडवांटेज 2 लाइन डिसएडवांटेज, फिर आप आ जाओ बायो क्या कहते हैं ये सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, समझ रहे बात को। तो ये इसी क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल रहे हैं ना। हाँ, अब बात आती है रेक्टल रूट की। रेक्टल रूट क्या होता है सर, तो देखना रेक्टल रूट में क्या होता है, मलाशय के द्वारा दवा को एनस के द्वारा रेक्टम में डाला जाता है, एनस के द्वारा रेक्टम में डाला जाता है, और वहीं पे क्या होती है दवा, जब भी देखो एनस के द्वारा रेक्टम में डाला जाता है तो याद रखना वो सपोजिटरी कहलाती है। हाँ, और ऐसा नहीं कि वो दवा घुल के पेट में जाती है नीचे नीचे ही, ऐसा नहीं है, वहीं पर क्या होता है बॉडी टेम्परेचर, चूंकि अंदर का माहौल थोड़ा गर्म होता है। किसी ने महसूस किया है? नहीं किया है तो कर लेना, अपना है, टेंशन ना लो। अंदर का माहौल थोड़ा गर्म होता है, नहीं जानते हो बता देता हूं, विश्वास नहीं है तो फिर फील कर लो यार, क्या दिक्कत है। ये देखो भाई अपन ये जो अंदर का माहौल है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है। तो जो सपोजिटरीज होते हैं वो क्या होते हैं, जब बॉडी टेम्परेचर में आता है, चूंकि अंदर का माहौल थोड़ा गर्म है तो वहीं पे मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और वहीं पे एक्शन शो करता है। तो ये बोल रहा है दिस रूट इज यूज्ड टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और लो पीएच ऑफ स्टोमक। यस, ये रूट तब अपनाया जाता है जब हमको उस दवा को, उसके दवा पर कोई भी इंटेस्टाइनल एंजाइम का असर नहीं चाहिए, कोई भी जो आपके पेट का जो लो पीएच है उसका असर नहीं चाहिए, तो उससे बचने के लिए रेक्टल रूट को अपनाया जाता है, ठीक है। हाँ, द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी, मैंने बताया सपोजिटरी के फॉर्म में दिया जाता है थ्रू रेक्टल रूट। दिस रूट इज यूजफुल इन वॉमिटिंग, अगर मान लो किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो रेक्टल रूट से दे दिया जाता है, या फिर कॉन्शियसनेस है ना, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी ईटिंग रेस्ट्रिक्शन, कई बार होता है सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी होने के तुरंत बाद खाना नहीं खाना है, तो उस कंडीशन में रेक्टल रूट से दे दिया जाता है। हाँ, तो याद रखना रेक्टल रूट में इस मार्ग का उपयोग आंतों के एंजाइम या पेट का कम पीएच के से दवा को नष्ट होने से बचाने के लिए किया जाता है। दवा को सपोजिटरी के रूप में मलाशय में माध्यम से दिया जाता है। उल्टी, बेहोशी या सर्जरी के बाद खाने पर रोक की स्थिति में भी यह मार्ग उपयोगी होती है, ठीक है। हाँ, इसके क्या एडवांटेजेस है सर, ये क्या फायदे करता है रेक्टल रूट, यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वॉमिटिंग, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो उस कंडीशन में रेक्टल रूट से दिया जा सकता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइडेड, यस, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सिर्फ ओरल रूट में होता है, काफ़ी बार पूछा हुआ भी है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ देखने को मिलता है, ओरल रूट में। गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू दिस रूट, यस, हाँ, गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग को दिया जाता है, यानी मितली और उल्टी नौजिया होने पर उपयोगी होते हैं। प्रथम पास मेटाबॉलिज्म से बचा जा सकता है। गैस्ट्रिक इरिटेंट, पेट में जलन करने वाली दवाएं इस मार्ग से दी जा सकती हैं ताकि पेट में जलन ना हो। डिसएडवांटेज क्या है, कई बार होता है रेक्टल इन्फ्लामेशन, यानी रेक्टम में इन्फ्लामेशन, दवा रिएक्ट कर गई और इन्फ्लामेशन कॉज कर दिया, यानी रेक्टल सूजन, यानी कि रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकती है। इरेगुलर एब्जॉर्प्शन, हाँ, अवशोषण अनियमित होता है, उतना बेहतर एब्जॉर्प्शन अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेरेंट्रल रूट, लेकिन इसको मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है तो थोड़ा सा इसको अगले क्लास में ही करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी पढ़ना है ना, अभी तो पहला क्लास है, बोलोगे तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का क्या राय है बताओ, या फिर थोड़ा सा आराम से ही पढ़ते हैं, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे दिमाग फेल हो जाएगा। अभी सिर्फ ओरल रूट पढ़े, चलो पेरेंट्रल रूट अगले क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स। आप चूँकि अभी आपको एक ही क्लास नहीं करना है, अगली क्लासेस भी करनी है, तो
मैं एक बार रिकॉल करना चाहूँगा मैंने क्या क्या पढ़ाया है इस क्वेश्चन में। देखो भाई, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बताया टॉप 20 क्वेश्चन को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपके सिलेबस का हर पार्ट लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर होता है ना। हाँ, और कम क्लास में कवर हो पाता है। एंटेरल पूरी तरीके से मैंने पढ़ा दिया। एंटेरल में आपके ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल आते हैं। अब पेरेंट्रल अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, टॉपिकल अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत इनहेलेशनल भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्लास शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ थैंक यू वाला स्लाइड लगा देता हूँ भाई, और क्वेश्चंस अगले क्लास में करना आप लोग। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लास। जस्ट वेट, टेक 1 सेकेंड। चलो भाई, बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में, घबराना नहीं गाइस, आप लोग टेंशन ना लेना। चलो ठीक है। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा चैट सेक्शन में आपके डाउट्स देख लेते हैं, क्या डाउट हैं आपके। क्लियर हुआ? क्लास सब लोग को समझ में आया? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा हो रहा होगा। चलो, अच्छा लगा क्लास? बुक कैसे ऑर्डर करें? तो बुक ऑर्डर करने के लिए आपको उदित फार्मेसी के ऐप से डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉप 20 बुक, जैसे कोर्स अपने परचेज किया वैसे ही बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑल क्लियर, सबको सही हो गया होगा। चलो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। सबको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में एक बार दिल बना देना यार, ठीक है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।